Hello dear friends, my name is Mohibullah Ansari and I qualified UPSC in 2020 and I belong to 2021 batch IPS and I also qualified Bihar Public Service Commission exam 64th BPSC. उसमें मैंने क्वालिफाई किया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मैं IPS मैंने ज्वाइन कर लिया था और मैं BPSC बिहार में सर्विस ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो मैंने बहुत पहले अटेम्प्ट में ही अपना BPSC क्वालिफाई किया था। वो कैसे किया था मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। उससे आपको भी फ़ायदा होगा कि कैसे शॉर्ट टाइम में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन बेसिकली BPSC की 3 महीने मैक्सिमम की थी और मेंस की प्रिपरेशन भी मैंने 2-3 महीने की थी। आई विल टेल यू इसका एक मैं अपना बैकग्राउंड रीज़न बताऊंगा क्यों आई वॉज एबल टू क्वालिफाई इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिकॉज इससे पहले मैंने UPSC की प्रिपरेशन अच्छे से किया था। मैं UPSC में पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू गया था, दूसरे में मेंस तक पहुंचा था, तीसरे में प्रीलिम्स तक पहुंचा था। तो इसका जो मेरा बैकग्राउंड था वो स्ट्रांग होने के कारण मेरा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। 64th BPSC में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या मैंने चीज़ें कवर की थी। तो पिछले बार मैंने सिलेबस कवर किया था और जो पैटर्न चेंज हुए हैं BPSC में वो कवर किया था। इस बार मैं कवर कर रहा हूं कि उसको कैसे कवर अप, उसको कैसे खत्म करना है उस सिलेबस को, है ना। तो इसके पीछे जो मैं 3 महीने बता रहा हूं, इसके पीछे मेरा 3 साल का हार्डवर्क भी है, ठीक है। दो स्पेसिफिकली बिहार के लिए नहीं था, BPSC के लिए, बट UPSC के लिए था। बिहार के लिए मैंने क्या क्या स्पेशल किया, UPSC के लिए मैंने क्या क्या पढ़ा, ये सब मैं आपको कवर करूंगा। सबसे पहले हम हिस्ट्री उठाते हैं। क्यों सबसे पहले हिस्ट्री उठा रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री के सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। हिस्ट्री में आप ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 कितना हो गया? ऑलमोस्ट 20% ऑफ द क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहा है, ठीक है। मैंने एशियंट हिस्ट्री के लिए पढ़ा था इंडियन हिस्ट्री भाई RS शर्मा, ठीक है। अब बहुत लोगों को डाउट होता है कि भाई ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े, ठीक है। मैंने ये ओल्ड इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े, ठीक है। अगले में भी वही है, मेडिवल हिस्ट्री आपको पढ़नी है, मेडिवल हिस्ट्री भाई सतीश चंद्रा। अब ये ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े? मेरा कहना है कि आप जो ये दोनों किताबें हैं वो नई NCERT फॉर्म में भी आई हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने अगर कोई सिलेबस चेंज किया है तो कुछ से सोच समझ कर चेंज किया होगा। नई चीजें लेकर आए हैं तो कुछ सोच समझ कर लाए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने बिना दिमाग लगाए और पुराने पेपर को, पुराने किताब को ही पब्लिश कर दिया नए फॉर्म में। ऐसा तो नहीं है। गवर्नमेंट उसमें चेंजेस भी करे हैं कि गवर्नमेंट को लगा होगा कि ये चीजें पढ़ना ज्यादा जरूरी है। और एग्जाम जो बंदा ले रहा है, जो इंस्टीट्यूशन एग्जाम आपका ले रहा है, वो भी ये चीज सोचता है कि ये नई किताबें आई हैं मार्केट में और गवर्नमेंट ने ही नई किताबें दी हैं और एग्जाम भी आपकी गवर्नमेंट ही ले रही है, तो आपको नई NCERT पढ़नी है। मैंने यहां लिखा है ओल्ड NCERT, बट बेसिकली आपको नई NCERT पे ज्यादा फोकस करनी है ना। ये मैंने इसलिए कहा, लोगों को डाउट रहता है न्यू क्यों पढ़ना है, क्योंकि गवर्नमेंट ही लेकर आई है और गवर्नमेंट ही आपका एग्जाम ले रही है। चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से आपको भी चेंज होना चाहिए। आप इसमें पीछे स्टिक नहीं रह सकते, आप पीछे नहीं रह सकते कि नहीं वाई नोकिया का एक समय पे नोकिया हैज ह्यूज मार्केट ऑफ मोबाइल कंपनीज, राइट। बट नोकिया जो है वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, उसने अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अपडेट नहीं करा, जिसकी वजह से इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी वो बैंकरप्सी पे आ गया। सेम आप अपने UPSC और BPSC के प्रिपरेशन में भी अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे नए सिलेबस, नए बुक्स के हिसाब से, आप पीछे रह जाएंगे और फिर आप कंपीट नहीं कर पाएंगे जो नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये सब बता दिया मैंने आपको कि एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम एक बुक आती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो है एक्चुअली ये बुक जो है एक किताब है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये भी बिपिन चंद्रा और बहुत लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की एक्चुअली ये बुक एक तरीके की समरी है। उन्होंने इस बुक को कंसाइज करके इसमें लिख लिया है। तो अगर आपको ये बुक समझ में आ जाएगी, बहुत इजी है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता है, ठीक है, तो आप इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की मोटी बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। तो 3 किताबें हो गई है कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये बहुत मोटी है। उसके बाद आती है एक मॉडर्न हिस्ट्री का बिपिन चंद्रा की किताब है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की बिपिन चंद्रा की किताब है, ये थोड़ी पतली है, ये इतनी मोटी नहीं है। तो या फिर आप इसको पढ़ लीजिए
या फिर इसको पढ़ लीजिए या फिर इसको पढ़ लीजिए। अगर ये समझ नहीं आता तो पहले इन किताबों को पढ़ना पड़ेगा, तब ये समझ में आ जाएगा। बट हिस्ट्री में ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, उसे बेसिकली आपको याद करने की चीजें हैं, और एक कहानी के रूप में भी इस बुक में भी कहानी के रूप में दिया हुआ है। तो स्पेक्ट्रम सफिशिएंट इनफ होगा आपका सिलेबस कवर करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये मैंने 3 सब्जेक्ट बता दिया आपको। अब आइए अगला। अब देखिए ये सिलेबस अगर आपने इतना तीनों कर लिया तो आपका यूपीएससी का पार्ट हो गया, सिलेबस खत्म। ठीक है, आपका यूपीएससी का बेसिक सिलेबस पार्ट खत्म हो गया। लेकिन इसमें बीपीएससी, तो इस आप यूपीएससी के साथ बीपीएससी और बीपीएससी के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं ये मैं बता रहा हूं। अब ये बच गया ल्यूसेंट। ठीक है, ल्यूसेंट में आप देखेंगे बहुत सारे वन लाइनर फैक्ट्स दिए हुए हैं। अपने को यही वन लाइनर फैक्ट जो है ये रटना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी में बहुत सारे वन लाइनर फैक्ट्स भी आते हैं और अब तो एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। तो ये जो पार्ट है ये एनालिटिकल खत्म हो जाएगा, और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो यहां से खत्म हो जाएगा। और बिहार में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में ल्यूसेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम या ना के बराबर पूछे जाते हैं, मेनली एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो ये 3 आप यूपीएससी के लिए कर लिया और एक्स्ट्रा आपने बीपीएससी के लिए कर लिया। तो आप दोनों एग्जाम के लिए साथ में साइमल्टेनियसली तैयार हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब है जनरल साइंस। देखो मैंने उसी के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चंस आते हैं, और यहां पे आप देखोगे 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस में। जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे एनसीईआरटी पढ़ना है, मैंने 6 से लेकर 12 लिखा हुआ है। ठीक है, बट 12 नहीं करना है। आप अगर 11 12 की एनसीईआरटी इतनी आराम से सॉल्व कर लेते तो आप मेडिकल और इंजीनियरिंग कर लेते, आईआईटी चले जाते। पर क्योंकि आपको वो नहीं करना था, आपने नॉर्मल अगर सब्जेक्ट लिया हुआ है, कोई आप ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स से हैं, तो आप 11 12 की एनसीईआरटी स्किप कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। इवन जो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स हैं, आई विल रिकमेंड कि 11 से 12 की एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहां तक पढ़ना अपने को 10 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी। ठीक है, जनरल साइंस में 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी गुड इनफ है। ठीक है, क्योंकि 12th में बहुत टेक्निकल हो जाता है, बायो भी और केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, मैथ्स भी बहुत टफ हो जाता है। टफ हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हायर लेवल की स्टडीज हो जाती हैं, उतना कवर कर पाना मुश्किल है। नहीं तो पता चला कि आप जो है ये एनसीईआरटी 11 12 की पढ़ने में ही आपने 2 साल इसको ही निकाल देंगे, क्योंकि 2 साल निकल जाते हैं। जो लोग आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करते हैं, 2 साल तो ये 3-4 एनसीईआरटी पढ़ने में ही निकल जाते हैं। तो ये 11 12 के मैंने इसलिए यहां लिखा था ताकि आपको बता पाऊं कि 11 12 की एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। 6 से लेकर 10 तक बहुत है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत है, इतना काफी होगा। पर ये इस पार्ट को करने से आपका यूपीएससी का सिलेबस का पहला पार्ट खत्म हो गया। अब हम आते हैं कि भाई बीपीएससी के लायक इसको और हम कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका बीपीएससी के लिए आपको ल्यूसेंट करना पड़ेगा। अगर ल्यूसेंट पढ़ना भी है आपको, तो उससे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तब तो आप ल्यूसेंट पढ़ेंगे ना। ल्यूसेंट में वन लाइनर है, उसमें हो सकता समझ ना आए, लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी, तो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी किसी भी चीज की। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या, ये सब जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, तब आप ल्यूसेंट की जनरल स्टडीज उठा सकते हैं। अगर आप ल्यूसेंट की बस डायरेक्ट जनरल स्टडीज उठा लेंगे, तो हो सकता है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, आपको समझना है और आप परेशान रहें कि अरे यार ये तो लिखा तो है कंपाउंड, लेकिन कंपाउंड होता क्या है आपको पता ही नहीं है। तो उसके लिए एनसीईआरटी का बेसिक्स पढ़ना जरूरी है, 6 से लेकर 10 तक की। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा बहुत सारी चीजें 10 की एनसीईआरटी में, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, इन डेप्थ नहीं घुसना है साइंस में, साइंस तो बहुत वास्ट है, कितना पढ़िएगा। तो इसलिए 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी कोशिश करिए खत्म हो जाए, 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी एकदम अच्छे से हो जाए। 9 10 की फिर भी थोड़ा आप लाइटली ले सकते हैं। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड 9 10 की पढ़ने की जरूरत है, बट 6 7 8 इसको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको समझना पड़ेगा, ताकि बेसिक समझ में आ जाए। फिर आप ल्यूसेंट से उसके वन लाइनर कर सकते हैं, ल्यूसेंट से आपका जनरल स्टडीज खत्म हो जाएगा, इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गया, इससे फैक्ट्स आ गए। और जो नया नया करंट अफेयर्स आ रहा है साइंस एंड टेक में, ना एनसीईआरटी में पाया जाएगा ना ल्यूसेंट में पाया जाएगा, क्योंकि अपडेट होता नहीं हर साल। तो इसको ना आप किसी करंट अफेयर्स की मटेरियल से कर लीजिए। अब अगला सवाल है कि सर करंट अफेयर्स कहां से करेंगे। ठीक है, देखो इसके में भी मेरा यह कहना है कि आप जो है इन दोनों सब्जेक्ट में घटना चक्र प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जरूर लगाइए। इसमें भी घटना चक्र प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर लगाइए, इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है,
आप अपने को टेस्ट कैसे करेंगे कि भाई मैं सही प्रिपरेशन तो कर रहा हूं, और प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मुझे चीजें याद रह रही हैं कि नहीं रह रही हैं, वो आप कैसे चेक करेंगे? वो आप घटना चक्र पीवाईक्यू जब लगाएंगे तो उससे टेस्ट हो जाएगा। और बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं। मैंने तो बस इन लुईसन की जनरल स्टडीज और इस पे ज्यादा फोकस किया था, तो इन दोनों से मेरा काम हो गया था, क्योंकि मेरा बेसिकली एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर था थोड़ा, तो इसलिए ये पढ़ने में आसानी। बस मैंने ये दोनों किया और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है साइंस में सही किए थे। चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। घटना चक्र पीवाई की बता दिया, करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक का। अब आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। बहुत देखिए, इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। ये 3 जो टॉपिक्स अगर आपने खत्म कर लिया अच्छे से, बहुत हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, अगर आप गलती ना करें तो, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे एनी कोचिंग मटेरियल, मेरा कहना है कोई भी कोचिंग मटेरियल जो दिल करे आपका, विदाउट बायसनेस कोई कोचिंग मटेरियल उठा ले। कोई जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पर मंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पढ़िए। लेकिन अगर आप पर मंथ नहीं पढ़ पाए हैं तो बहुत सारी कोचिंग जो है उसको कंपाइल करके एंड में दे देती हैं, ठीक है। जैसे शायद ये इंस्टीट्यूट भी आपको जो है एंड में प्रोवाइड करने वाला है कंपाइल करके, ठीक है, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड ईयरली कंपाइलेशन आता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का, ठीक है। ये लोग भी शायद ऑफिसर्स नेस्ट वाले भी जो है ये लोग निकालने वाले हैं, तो इनका भी आप कंपाइलेशन देख सकते हैं। बिहार स्पेशल, यहां पे मैंने बस एक नाम लिखा है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इसी को करें, ठीक है। मैंने ये बिहार समग्र लिखा हुआ है, मैंने करा था नो योर स्टेट करके था, भाई अरिहंत, ठीक है, नो योर स्टेट बिहार। तो मैंने ये अरिहंत की बुक पढ़ी थी। आप किसी भी एक मटेरियल को उठा के पूरा पूरा उसका बिहार स्पेशल खत्म कर दीजिए, उसी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जो भी स्टैटिक पार्ट होता है वो कवर हो जाता है, वहां से आप कर लीजिए, ठीक है। किसी भी एक पे ज्यादा आपको भटकना नहीं है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है कि भाई एकदम इन डेप्थ घुस गए पूरा बिहार में। देखो बिहार की हिस्ट्री तो बहुत वास्ट और बहुत रिच है, इतना तो आप खत्म नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए किसी एक बुक को उठाइए और उसमें कोशिश कीजिए जितना जितना दिया हुआ उतना उतना हम लोग खत्म कर पाए, ठीक है। अगला आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक्स फॉर क्लास 6 एंड 12th, ठीक है। 12th की भी एनसीईआरटी में आपको बताऊंगा, 11 12 की एनसीईआरटी में आपको बस इसमें फिजिकल ज्योग्राफी जो है, जो ब्लू कलर का उसका कवर होगा उतना ही पढ़ना है, उसके बाहर का नहीं पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ज्यादा है, मैंने छोड़ दिया था, आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं, बट मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है। ये हो गया ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ऑक्सफोर्ड एटलस, देखो एटलस जब भी ज्योग्राफी पढ़ो अपने पास रखो, जब भी कोई चीज नाम आए नया आपको ना पता हो, आप खोल के देख लो कि कहां पे एग्जिस्ट करता है, आपको पता चल जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जो है हर चीज को आपको याद रहेगा, बट क्या पता कि आपने कोई चीज देखी है और वो पूछा गया और आपको वो याद आ गया, क्योंकि आपके माइंड से एक बार गुजर चुका है। इसलिए मैप हमेशा एक टेबल पे मैप, वर्ल्ड मैप चिपका होना चाहिए, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप, एक इंडिया का भी फिजिकल और पॉलिटिकल मैप चिपका होना चाहिए। पहला ये 4 मैप्स हो गए, और एटलस हमेशा आपके टेबल पर होना चाहिए। मेरे टेबल पे हमेशा एक लैपटॉप हुआ करता था, मैंने अपने इंस्टा आईडी पे डाला भी हुआ है। आप लोग मेरे को इंस्टा आईडी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो तो MOHI_IPS है, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आई विल रिप्लाई टू एवरीबडी। तो मेरे टेबल पे एक लेफ्ट में लैपटॉप रखा रहता था, एक वहीं पे एक एटलस रखा रहता था, और जो सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं वो रखता था। इससे क्या होता था, लैपटॉप में कुछ भी पूछ लिया, जो देख लिया, जो डाउट हुआ, एटलस में मैप को हिसाब से देख लिया, और जो बुक पढ़ने वो तो रहता ही था, ठीक है। और घटना चक्र इसके भी पीवाईक्यू का आपको करना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर पाए कि कहां तक हमारी सवारी पहुंची, सही डायरेक्शन में हमारी सवारी जा रही है कि नहीं जा रही है। अपने को टेस्ट करने के लिए पीवाईक्यू सबसे अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन इंडियन पॉलिटी बाई M लक्ष्मीकांत, ठीक है। ये तो बाइबल है, लक्ष्मीकांत तो पॉलिटी के लिए बाइबल है, चाहे आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं या बीपीएससी के लिए या आप यूपीपीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, आप किसी लक्ष्मीकांत आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर लक्ष्मीकांत समझ नहीं आता है तो एनसीईआरटी जो है आप पहले 9 से लेकर 10 तक की, 6 से शुरू कर सकते हैं, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कर लीजिए। बेसिकली वो 6 की आती नहीं है ना, मेनली वो 9 से आनी शुरू होती है, पॉलिटी, सिविक्स जिसको बोलते हैं, वहां से शुरू कीजिए। 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, आपको जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए तब उसके बाद जो है ना आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठाइए। और एक बात और कि अगर मान लो आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है। मैं इस इंस्टीट्यूट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम हर सब्जेक्ट का बेसिक बनाकर डाल दिया जाए, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं करना चाहते हैं, जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए। भाई आप लक्ष्मीकांत का, अगर जो भी मेरी रिक्वेस्ट सुन रहे हैं, अगर आप लक्ष्मीकांत का डाल देते हैं फ्री में,
तो जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते एटलीस्ट उनको हेल्पफुल हो जाएगा। तो हर सब्जेक्ट का अगर और ऐसे मिल भी जाएगा, आप नेट पे सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे फ्रीली वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे जो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद से जो मैंने बुक्स बताया बुक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें भी आपका घटना चक्र आता है, पॉलिटी में भी घटना चक्र आता है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घटना चक्र से, ठीक है। अब लास्ट में आता है इकोनॉमी, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी में इसमें बहुत कुछ मिलेगा नहीं। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, ये कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, ठीक है। रेपो रेट, सब ये कॉन्सेप्ट को जब आप समझ जाएंगे तो आप इसमें देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक बुक है, ठीक है। इसके बाद से विवेक सिंह सर की बुक आती है, ठीक है। उसके बाद से मुरनाल सर के मटेरियल मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रमेश सिंह सर की बुक है, उसके बाद श्री राम बुक है। कोई एक बुक, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई एक बुक पढ़ना है। बहुत सारे बुक्स नहीं उठाने हैं, बहुत सारे बुक्स उठाएंगे आपको परेशानी होगी, आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमी में बहुत बार ऐसा होता है कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग अलग तरीके लैंग्वेज में लिखा होता है, इकोनॉमी में लैंग्वेज का बड़ा फर्क पड़ जाता है, तो ये गलती मत कीजिएगा। और किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा बुक उठाना ही क्यों है, एग्जाम पास ही तो करना है, फिलोसफर थोड़े बनना, प्रोफेसर थोड़े बनना अपने को। तो इसलिए कोई सा एक बुक उठाइए, कोई एक बुक कर लीजिए, ठीक है, कोई सा भी एक बुक, ठीक है। और करंट अफेयर जो है वही जो आपको बताया, करंट अफेयर की बुकलेट आती है मंथली या फिर एंड में आती है, दोनों कंपाइलेशन, वो आप कर लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आता है एप्टीट्यूड, ठीक है। ये 3 महीने और 4 महीने में नहीं होने वाला, या 5 महीने में नहीं होने वाला। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस साल भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें एप्टीट्यूड वाले में। इसमें आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि किस डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बार आप वो सीख गए तो आपको पता होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं कहता हूं सिलेबस एंड पीवाईक्यू, इसको जिसको ये नहीं पता है वो तो एग्जाम की तैयारी शुरू तक नहीं की है उसने। जिसने ये नहीं देखा उसने एग्जाम की तैयारी भी शुरू नहीं की। एग्जाम की तैयारी पहली स्टेप ही शुरू होती है इससे। ये समझ लीजिए आप यूपीएससी बीपीएससी के साथ किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं और ये एंगेजमेंट है आपका पहला स्टेप, ठीक है। उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। और इसके लिए जो करंट अफेयर, जो एप्टीट्यूड में जिस तरीके के क्वेश्चन, मान लो आप कोई तरीके के पैथागोरस वाले क्वेश्चन हैं या कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उस थियोरी को आप नेट पे सर्च करो। आपके पीवाईक्यू में जो भी दिया हुआ उस कॉन्सेप्ट को नेट पे सर्च करो और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ते जाओ। आपका सिलेबस बहुत प्यार से खत्म हो जाएगा। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों का मैथ्स और एप्टीट्यूड वीक होता है, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप उस पर वर्क करिए। एक एक टॉपिक में आप कोशिश कीजिए कि भाई एक दिन में 10 मैं क्वेश्चन बनाऊंगा या बनाऊंगी और 10 के मैं कॉन्सेप्ट समझ लूंगी बस। हर दिन जिस दिन आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैंने 10 में 9 स्कोर किया था, तो जिसने 9 स्कोर कर लिया उसका कंपटीशन में वैसे ही आगे बढ़ गया। अब 10 में मान लो आप बस 2 सही करते हो, आप 8 नंबर पीछे चले गए। 8 नंबर कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यही था। आई होप इट वाज वेरी हेल्पफुल टू यू एंड आई होप दिस इंस्टीट्यूशन विल हेल्प यू आउट इन फ्यूचर ऑल्सो। मैं से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फ्रीली वीडियोस अवेलेबल करें। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, उनकी हेल्प जरूर करें, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। थैंक यू।